जो हमने आपको नेशनल पार्क दिए हैं, वैसे इंडिया में नेशनल पार्क 198 है, 198 नेशनल पार्क है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बहुत सारे हैं। लेकिन जो हमने आपको लिस्टिंग दी है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, क्योंकि वो जितने भी टॉपिक हैं वो सारे करंट से रिलेट करके हैं, है ना। तो करंट से रिलेट करके हैं। और एक चीज और अभी आजकल चल रही है जो न्यूज में, तो पहली बात तो जो हम लोग बेसिक या जो भी हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। एक चीज और है, जो न्यूज में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, और जो भी आजकल जो न्यूज में आ रहा है वो मैनेजमेंट रिलेटेड है। मैनेजमेंट का मतलब है जो एथिक्स का जो पेपर है फोर्थ, जो आपका जीएस का फोर्थ पेपर है, उसमें आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और इंटरव्यू में सपोर्ट करेगा, और ड्यूरिंग सर्विस आपको बहुत सपोर्ट करेगा जो प्रेजेंट टाइम में है। और उससे क्वेश्चन, एक तो जीएस का जो पेपर है, जीएस का जो मेंस का फोर्थ पेपर है, उसकी हम बात करेंगे एथिक्स की, वहां आपको सपोर्ट करेगा जो आजकल आ रहा है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू में बहुत कुछ सपोर्ट करेगा। उसके बाद फिर आपका जो सर्विस में है उसमें सपोर्ट करेगा जब आप जाएंगे फील्ड में। और ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी बहुत यूजफुल होंगे, एग्जाम में, प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो जैसे अभी आज के पेपर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे अभी जो खासकर जो है, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, इनको लेके बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो सर O2 का केमिकल फॉर्मेशन एंड, ठीक है, बता देंगे वो भी। तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बहुत सारे एक्टिविज्म अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक्टिविज्म बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अभी न्यूज में इतना कुछ है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। अभी एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने, यहाँ दिल्ली के विधायक ने हाई कोर्ट से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बोला है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि क्या प्रेसिडेंट रूल के लिए कोई आम आदमी, कोई कॉमन पीपल किससे बात करे, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई एमपी है ना, अगर कोई एमपी है या कोई गवर्नमेंट में है, ठीक है, या गवर्नमेंट में है, किसी का अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है या एमपी है, बात समझिएगा, अगर कोई कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो राज्यसभा का हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है और असेंबली का भी हो सकता है, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए किससे बात करे। और एक जो कॉमन पीपल है ना, जो कॉमन पीपल है वो किससे बात करेगा। तो ये चीज जब आम आदमी पार्टी के विधायक ने खुद बोला, और एक चीज समझिए कि जो लोग एमपी हैं, है ना, जो लोग रिप्रेजेंटर हैं, वो प्रेसिडेंट रूल के लिए सेंटर गवर्नमेंट से कह सकते हैं, सेंटर गवर्नमेंट से कह सकते हैं, और सेंटर गवर्नमेंट में जो कैबिनेट है वहां अपनी बात रख सकते हैं, ठीक। और कैबिनेट, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो जैसे मान लीजिए कोई है XYZ, है ना, इस मतलब कोई, अगर कोई व्यक्ति है ना, सपोज ये रामपाल कोई व्यक्ति है, नाम है रामपाल, ठीक है, इसको लगता है कि भारत मतलब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और ये कॉमन पीपल है, ये कॉमन पीपल है, तो ये क्या करेगा, ये कोर्ट जाएगा, कोर्ट, कोर्ट में वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, और मोस्टली वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही जाता है। यहाँ वो जा सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल के लिए वो बोल सकते हैं,
प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है। ये तो हो गई कॉमन पीपुल की बात, मतलब कोई भी कॉमन पीपल अगर प्रेसिडेंट रूल चाहता है कहीं भी, जैसे हम या आप चाहें तो क्या करें, किसके पास जाएं, है ना। तो कौन कहाँ जाएंगे आप, कोर्ट जाएंगे, ठीक है। कोर्ट में कहां पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां जाएंगे आप, ठीक है। रिट दायर करेंगे, उसके बाद एपीआईएल फाइल करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट में है ना, गवर्नमेंट में है या कोई एमपी है, तो वो गवर्नमेंट क्या करे, अगर ये लोग हैं ये क्या करेंगे, ये लोग किसको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किससे, कैबिनेट से, ठीक है। कैबिनेट से रिक्वेस्ट करेंगे, तो मतलब सेंटर गवर्नमेंट से, ठीक है। वो सेंटर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और सेंटर गवर्नमेंट ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद इस सेंटर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। ये फाइनली सेंटर गवर्नमेंट जो है वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेसिडेंट, रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो ये होता है एक प्रोसीजर, ठीक है। इन कोर्ट ऑफ एप्लीकेबल फॉर व्हाट, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, जब हमें सीधे सीधे, ध्यान दीजिए एक बात, जब हमें फंडामेंटल राइट, यानी जब हम आर्टिकल फंडामेंटल राइट के लिए किसी के पास जाते हैं, है ना, कोर्ट के पास, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर हम फंडामेंटल राइट के लिए फाइट करते हैं, फंडामेंटल राइट, चाहे वो राइट टू लाइफ हो, और जो दिल्ली की बात हो रही है प्रेसिडेंट रूल की, ये फंडामेंटल राइट की बात है, आर्टिकल 21। तो जब हम फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट के पास जाते हैं, तो फंडामेंटल राइट के लिए हमारे पास दो कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट के लिए हम कोर्ट जाते हैं, मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये शायद 226 है और ये शायद 32 है, कुछ ऐसा ही आर्टिकल है ना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो रिट्स जो होती है वो ये, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप पर्सनल डिस्प्यूट को लेके जा सकते हैं। वो क्रिमिनल हो सकते हैं, सिविल डिस्प्यूट हो सकते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट के लिए नहीं जा सकते, तो रिट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग जो अब हमारे लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं, क्रिमिनल डिस्प्यूट और सिविल डिस्प्यूट। क्रिमिनल डिस्प्यूट का मतलब है जैसे किसी का मर्डर है ना, किसी को हमने मारने की कोशिश की, कुछ जख्मी कर दिया, या रेप है, तो इस तरह के क्रिमिनल केस आते हैं। और सिविल केस हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दीवानी। तो सिविल केस का मतलब जैसे कोई बैंक का कोई केस है, प्रॉपर्टी का कोई केस है, तो उसको हम सिविल या दीवानी कहते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। फौजीदारी क्या होता है सर, फौजीदारी? फौजदारी क्रिमिनल होता है, तो फौजदारी और यस सर। अभी लोकल में हम लोग पुरानी भाषा ही चल रही है। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, जिसमें रेप, मर्डर, इस तरह की चीजें आती है, बॉडी हिट। और दीवानी जिसको हम सिविल कहते हैं, इसमें प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट आते हैं, ये है। दीवानी में जो सिविल है, इसको हम दीवानी कह रहे हैं, सिविल दीवानी में फांसी नहीं होती। सिविल और दीवानी में कभी इंडिया में फांसी नहीं होती, फौजदारी क्रिमिनल में फांसी होती है। आप चाहे कितना बड़ा किसी को चीट कर दीजिए, पूरे आरबीआई को आप धोखा दे दीजिए, आपको फांसी नहीं होगी। इंडिया में सिविल डिस्प्यूट के लिए फांसी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि
जो प्रेसिडेंट रूल है उसकी बात कर रहे थे, तो उसमें एक कॉमन पीपल और एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये लोग कैसे कैसे काम करते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लागू हो जाएगा। बिल्कुल, अगर कॉमन पीपल कहता है कोई, तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर किसको बोलेंगे? प्रेसिडेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो कैबिनेट, जो कैबिनेट है वो पास कर देगा और प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये जो कॉमन पीपल का रिक्वेस्ट है या पीआईएल है, जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उनको लगता है कि नहीं ये जो फंडामेंटल राइट है उसका डिमोलिशन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, और फाइनली करना किसको है वो ये जान लीजिए, फाइनली करना होता है कैबिनेट को। कैबिनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। जो भी डिसीजन होते हैं वो मंत्री परिषद को लेने होते हैं, मंत्री परिषद, ये चीज है। मंत्री परिषद का मतलब होता है प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट वो उसको लेने होते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो ये सारी चीजें न्यूज में आ रही हैं और इन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये जैसे दैनिक जागरण का एक न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंग्लिश का तो मैंने अभी आज खोला नहीं है, ठीक है। जैसे अब दैनिक जागरण का न्यूज आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहली न्यूज है, इसमें कोरोना से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र की है, ठीक है। और ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। ये इंग्लिश में भी न्यूज है, सेम है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट हिंदी का खुल गया तो मैंने हिंदी का खोल लिया। तो अभी जो ये गाइडलाइन इन्होंने दी है, ये मैनेजमेंट का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो सीधे आपसे पूछेगा कि ऐसा सरकार ने क्यों बोला है। कोई बता सकते हैं कि हाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा केंद्र से क्यों बोला है कि निपटने की जिम्मेदारी आपकी है? क्योंकि इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, भारत एक संघीय राज्य है। देखो, केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसने राज्य से नहीं बोला, है ना। वो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टू फाइट अगेंस्ट, टू कंट्रोल द कोविड, या जो भी प्रॉब्लम है उनको आपको हैंडल करना है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर या ऐसा क्यों बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया में संसदीय पद्धति है, और इंडिया में फाइनली जो पावर है, फाइनली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर किसने दिया, है ना। क्या इस सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी बिल्कुल लगाई जा सकती है। देखो, नेशनल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी तो लगाई जा सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहेंगे तो, ठीक है। तो एक बात समझ में आ रही है आपको कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो राइट दिया है, ठीक है, ये किसने दिया है? टू ऑर्डर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो राइट दिया है सुप्रीम गवर्नमेंट को ऑर्डर देने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। यू हैव टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, सरकार को ये करना ही होगा, इसलिए इसने दिया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। जैसे इसमें ये चीज थी कि कोरोना से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र की है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो क्यों बोला है?
क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन फेडरल स्टेट, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द power to control India, finally the power is centered in the central government. Centralized power किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या समझते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में दो तीन लोग आते हैं। पहला तो जो रूलिंग पार्टी है, पहला तो जो कैबिनेट या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, दूसरा है प्रेसिडेंट, और तीसरी है जुडिशरी, ठीक है। तो तीन लोग आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग सिर्फ मोदी जी को गवर्नमेंट समझते हैं या बीजेपी को समझते हैं, सिर्फ मोदी जी गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी एक मोदी जी इज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। इसीलिए आप देखिएगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उनपे सब पे लिखा होता है भारत सरकार, चाहे वो एम्स का डॉक्टर हो, चाहे वो कोई आईएएस हो, कोई भी हो, सब पे भारत सरकार लिखा होता है। तो ये तीनों गवर्नमेंट के पार्ट हैं, प्रेसिडेंट और जुडिशरी सिस्टम और ये, और उनको सर जुडिशरी सिस्टम क्या होता है? न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम यस सर। तो ये चीजें हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है कि हमारी अभी क्या है, हम मान लेते हैं मोदी एंड पार्टी, सपोज कीजिए, है ना, मोदी एंड पार्टी या मोदी एंड गवर्नमेंट, ये लोग, और अगर ये फेल होता है, बात समझिएगा, अगर ये फेल होता है तो इमरजेंसी लगेगी, है ना। अगर इमरजेंसी नहीं लगती है तो फाइनली ये काम करेगा फिर, मतलब ये भी काम कर रहा है गवर्नमेंट पे रह के। अगर ये फेल होता है तो ये ऑर्डर देता है इसको काम करने के लिए, फिर भी ये नहीं करता है तो प्रेसिडेंट काम करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट काम करते हैं। अभी जैसे बोला इमरजेंसी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। अब प्रेसिडेंट चाहें तो पूरे देश में एक अनाउंसमेंट से इमरजेंसी लगा सकते हैं, है ना। एक पावर है ना प्रेसिडेंट के पास, उस पावर का नाम क्या है? क्या नाम है पावर का जो प्रेसिडेंट के पास है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, या गवर्नमेंट पावर, क्या पावर? वीटो पावर। हाँ, वीटो पावर। वीटो पावर अलग है, एक चीज और है सर स्वविवेकाधिकार की शक्ति बोलते हैं क्या? स्वविवेकाधिकार तो बोलते हैं, जैसे वो कौन सी कंडीशन है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, आपको मैं थोड़ी हिंट देता हूँ, समझ जाएंगे। गवर्नमेंट का काम होता है सिस्टम को चलाना और साथ ही लॉ बनाना, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब प्रेसिडेंट वो सारे ऑर्डर को या सारे पावर को यूज करता है, जब वो ऑर्डिनेंस सिस्टम फेल हो जाए। हाँ, जब वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, ऑर्डिनेंस पावर इज अ गवर्नमेंट पावर। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश, तो अध्यादेश देना एक ऑर्डिनेंस पावर है, वो प्रेसिडेंट का गवर्नमेंट पावर है। ऑर्डिनेंस को सरकार गिर जाए, हाँ, सरकार तब होगा। जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने यहाँ है और गवर्नमेंट अपने यहाँ है, तो अगर वो कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो 6 मंथ तक वो वैलिड है ना, और 6 मंथ जो वैलिड है, और 6 मंथ तक वैलिडिटी उसकी वही है जो गवर्नमेंट ऑर्डर की वैलिडिटी है। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई ऑर्डिनेंस अनाउंस करते हैं, हिंदी में कहते हैं अध्यादेश जारी करते हैं, तो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट माना जाता है टिल 6 मंथ, जब तक उसको पार्लियामेंट पास ना कर दे। अगर पार्लियामेंट 6 मंथ तक पास नहीं करता है तो 6 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा
और एक बार क्वेश्चन ये बना था कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है वो कितने दिनों तक चलाया जा सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 ईयर, 3 साल तक। नोट कर लीजिए, ऑर्डिनेंस में बी एक्सटेंड टिल मैक्सिमम 3 ईयर, 6 महीने तक उसको बढ़ाया जा सकता है, 3 साल के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। हर 6 महीने में उनको उसको फिर से बोल मतलब ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ये चीजें हैं और ये सारी चीजें कनेक्टिविटी से आएगी, ना तो ये आपको डीडी बसु देंगे, ना ही सुभाष कश्यप देंगे, और ना ही जो एक और बुक है लक्ष्मीकांत वो दे देंगे। ठीक है, तो ये चीजें। अब जुडिशरी कहां पे गवर्नमेंट का काम करती है, जुडिशरी कैसे करती है, मतलब हम क्यों कहते हैं सर जुडिशरी? एक्टिविज्म, जुडिशियली एक्टिविज्म, हाँ, जुडिशरी एक्टिविज्म जहां है, सरकार फेल हो जाती है वहां अपने डिसीजन देती है, वो डिसीजन देती है, वहां पर गवर्नमेंट के ऑर्डर को ओवरलैप करती है। जहां गवर्नमेंट के ऑर्डर, गवर्नमेंट मतलब ये मोदी एंड पार्टी, जब जब इनके ऑर्डर को जब जुडिशरी ओवरलैप करती है तो कहते हैं गवर्नमेंट डिसीजन है। तो क्योंकि हम तीनों को चीजों को हम मानते हैं कि तीनों गवर्नमेंट है, कैबिनेट भी, प्रेसिडेंट भी और जुडिशरी भी। अभी मान लीजिए कि अगर कोई भी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में अगर बोला प्रेसिडेंट रूल लगाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट मना करती है, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगा सकता है। सारे डिसीजन गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, डिसमिस कर सकता है और अपने ऑर्डर इश्यू कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सर द पावर किस बेस पे, ऑफ गवर्नमेंट है। किस बेस पे उन ऑर्डर्स को डिसॉल्व किया जा सकता है? एक तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, और बाकी जो देखो उन्होंने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने भारत के संविधान के मूल ढांचे की अवहेलना की है। मूल ढांचा क्या है, वो भारत की संविधान की प्रस्तावना में है। तो और वो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं डिस्कस नहीं है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मान लेगा वही बेसिक स्ट्रक्चर है। हालांकि उसकी कुछ कुछ जो आइडियोलॉजी है वो हमें प्रेम्बल में मिलती है, तो इस बेस पे। और ये केशवानंद भारती, ये यही केस था 1973 का। तो ये चीजें हैं। यस सर। तो फाइनली जो है वो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। और तीनों अगर आपको बताना पड़े तो सीधे सीधे हैं। ये गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं, कोई भी बिल पास करेंगे, ठीक है, बिल पास करेंगे, उसको लॉ बना देंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का काम हो गया इनका। सीधी यहाँ पर कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, इसको वो 6 मंथ तक वैलिड रहेगा एज ए लॉ, तो वो एज ए गवर्नमेंट काम करता है, ठीक है। ये क्या करेंगे कि कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, है ना, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कोई भी ओवरलैप हो सकता है इनका, ओवरलैप, कोई भी ओवरलैप हो सकता है। तो तीनों ये गवर्नमेंट का काम करते हैं, ठीक है। कहीं डाउट हो किसी सर को तो बताओ। सर ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं सर, क्या ये जो ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट नहीं होता है? कैबिनेट तो होता ही नहीं है वहां पे ना। कैबिनेट देखो, ऑर्डिनेंस, हाँ, कैबिनेट ऑर्डर जो ऑर्डिनेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लगाया, तो प्रेसिडेंट रूल कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बाद ही होता है। लेकिन ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने से भी लगा सकते हैं, अपने से भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ध्यान से समझिए मेरी बात। दो चीजें हैं, एक तो होता है कि कोई भी गवर्नमेंट एक्ट, ध्यान दीजिएगा, एक होता है गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट एक्शन, ध्यान दीजिए इस चीज को। एक होता है गवर्नमेंट एक्शन,
ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट लॉ, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्शन और गवर्नमेंट लॉ में फर्क है। गवर्नमेंट एक्शन गवर्नमेंट लॉ में फर्क है। गवर्नमेंट एक्शन ये है कि अगर आज शाम को मोदी जी आके बोल दें कि अगले 21 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन है, तो दैट इज अ गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट एक्शन। समझ गए मेरी बात? अगर मोदी जी ये कह दें कि ये मान लीजिए कोई एक कास्ट है, सपोज कीजिए हमने महार कास्ट ले ली, या कोई भी मान लीजिए एक कास्ट है, लोधी या कोई भी ऐसी कास्ट है जो हमने ले ली, और गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती जो महार या लोधी या कोई भी कास्ट है इसको हम शेड्यूल ट्राइब में डाल रहे हैं। दैट इज नॉट गवर्नमेंट एक्शन, दैट इज ए लॉ। तब इनको लॉ के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसके लॉ के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। लॉ का मतलब है कि इसमें लॉ में 3 लोग शामिल होते हैं। 3 लोग शामिल होते हैं कि नहीं, है ना? यस सर, तो- लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। यस, 3 पार्टी शामिल होती है, ये चीजें। तो ये गवर्नमेंट एक्शन एक अलग चीज है और गवर्नमेंट लॉ एक अलग चीज है। और जो प्रेसिडेंट रूल, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है वो लॉ है। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है वो एक लॉ है, वो गवर्नमेंट एक्शन नहीं है, वो एक लॉ है, वो एक कानून है। कितने समय के लिए? 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए तो लॉ बन जाता है। ये चीजें हैं। आपको एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है कहीं पर इसका? अभी हाल फिलहाल में क्या था बताएं। आपको याद होगा मई 2020, है ना? मई 2020 अगस्त में सेशन होना था और मई 2020 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आए थे एमएसपी वाला, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। जो किसान आंदोलन जो कर रहे थे, जो ऑर्डिनेंस लाया था, जो कौन कौन से एमएसपी से अंदर रहेंगे, कौन कौन से बाहर रहेंगे, मंडी क्या है, ये सब जो भी फार्मर जो फार्मर प्रोटेस्ट था इंडिया में, जो लॉ बनाए गए थे वो पार्लियामेंट्री लॉ नहीं थे। उनके लिए मई 2020 में ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने दिया था और उनको पास किया गया अगस्त में जब सेशन आया। तो लोग यही कह रहे थे कि एमएसपी को लाना, जो फार्मर के लिए जो लॉ बनाए गए थे मंडी से रिलेटेड जो 3 लॉ थे, क्या इतना जरूरी था? ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था उनके लिए? ऑर्डिनेंस तो तब लाया जाता है जब कोई बहुत बड़े इमरजेंसी हो। तो ये था। अभी हाल में हमने इस चीजों को देखा है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से ये फार्मर के 3 लॉ बने थे और इनको फाइनली पास किया गया अगस्त में जब मानसून सेशन हुआ। मई में तो कोई सेशन होता नहीं है ना? मई में हुआ नहीं हुआ। तो ये चीजें थी। बताएं कोई डाउट हो किसी को? ये चीज हमारी गवर्नमेंट लॉ के लिए 3 लोग चाहिए होते हैं। क्यों? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? गुड्डू पता है? अफरोज? नहीं सर, नहीं पता। तो पूछना चाहिए ना, नहीं पता है तो चुप क्यों बैठे हो? पूछो। लॉकडाउन है, पेपर बहुत दिन बाद होगा, फुर्सत में है, समझ लो कम से कम, है ना? समझ लो, नहीं पता है तो जरूरी नहीं हम बहुत कुछ पढ़ें, थोड़ा पढ़े लेकिन समझें। तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि गवर्नमेंट लॉ यानी जब कोई सरकार कानून बनाती है तो उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। अब 3 में देखो कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो वो चीज तुरंत पूछनी चाहिए। पहली चीज है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट या कह सकते हैं, हाँ, इसमें सबसे पहला है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। अगर कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है तो 3 लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब लॉ बनता है। और ऑर्डिनेंस का मतलब यही होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी
एक ऐसा कानून बना देंगे कि ये कानून है और उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है, और 6 महीने तक वही वैलिडिटी रहती है जो इनके द्वारा पास किए हुए ऑर्डिनेंस पे होती है। अगर ये 6 मंथ तक, जैसे मान लीजिए उन्होंने जैसे मई 2020 में, ठीक है, मई 2020 में एमएसपी को लेके उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया था, ठीक है, एमएसपी को लेके ऑर्डिनेंस जो था, ऑर्डिनेंस कोई पास नहीं करना होता, ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस कहीं पास नहीं करना होता है। ऑर्डिनेंस कभी क्वेश्चन बन जाए ऑर्डिनेंस को लोकसभा राज्यसभा में, नहीं, ऑर्डिनेंस लाया ही तब जाता है जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होता है। ऑर्डिनेंस को कहीं पास नहीं कराना होता है, एक लिखित में, रिटिन में भारत के राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं, इसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं, और इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है, 6 महीने तक। अगर 6 महीने के बाद राज्यसभा ने और लोकसभा ने इसको पास कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने के बाद ये डिसॉल्व हो जाता है खुद से। क्लियर हुई बात है? यस। हाँ सर। हाँ, तो देखो YouTube पे क्लास ना लेके इसलिए ले रहे हैं इस पे ताकि सारे आपके डाउट क्लियर होते रहे, उसमें भी आप गड़बड़ करोगे तो फिर दिक्कत है। हाँ ठीक है, तो ये चीजें थी एक तो यहाँ पे, और इसी आज मैं हिंदी वाला इंग्लिश का नहीं लिया पेपर, तो कोई नहीं। बाकी और इसमें जैसे ये देखो, ये न्यूज है ये वाली, दिल्ली सरकार जीवन के अधिकार की रक्षा करने में नाकाम, हाई कोर्ट, तो सेम चीज आ रही है ना, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, तो वो कर सकते हैं, ठीक। और बाकी तो अगले हफ्ते आ सकता है कोरोना पीक पर, ये तो नहीं है, तो हर जगह आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मिलेगा यहाँ पे। जैसे ये मैं न्यूज बता रहा था आपको, ये वाला, जैसे आम आदमी के विधायक ने ये मांग की थी, है ना, ये न्यूज है आपके सामने, विधायक स्वयं राष्ट्रपति शासन की मांग की है, और इसमें देखो आप चीज समझा कीजिए किससे की है, आप विधायक स्वयं ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। देखो कि क्या लिखा हुआ है इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट से, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है, तो मतलब ये आम आदमी है, आम आदमी पार्टी का मतलब नहीं है, कॉमन पीपल है, विधायक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता तब वो कैबिनेट से कहते हैं, क्योंकि ये एमएलए है, तो इनकी एमएलए की जो पहुंच है वो पार्लियामेंट तक नहीं है, इसलिए उन्होंने किसको बोला, हाई कोर्ट को। ये चीज मैं आपको समझा रहा था अभी। और जैसे ये चीज, जैसे मैंने अभी कल ही आपको बोली थी, कल ही हमने आपको बताया था कि जो डेथ हो रही है तो इसलिए नहीं हो रही है कि मेडिसिन नहीं है, सही समय पर इलाज नहीं हो रहा है, वो ये सब सारी चीजें हैं। जैसे ये पिछले साल की तुलना में ये अप्रैल ज्यादा प्रदूषित रहा है, तो ये थोड़ी सी न्यूज है अलग सी कि ऐसा क्यों हुआ कि पिछले, अब इसमें दो चीजें सामने आती है हमारे सामने कि क्यों, एक तो हमने फ्यूल को कम जलाया, ठीक है, जो फ्यूल था वो हमने कम जलाया है, फिर भी ऐसा क्या हुआ है कि जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा हुआ, ऐसा क्या रीजन है, क्यों, क्या रीजन है ऐसा? पिछले साल लॉकडाउन था, इस साल तो नहीं। लॉकडाउन था, फिर भी जो दिल्ली का जो एयर है वो ज्यादा पॉल्यूट भी है पहले की कंपेयर देखो इसमें ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो पॉल्यूशन है, किसी का एरिया का पॉल्यूशन हो, वो जो डीजल या पेट्रोल है उससे कम होता है, और बाकी और एक्टिविटी से ज्यादा होता है, जैसे डस्ट है उससे ज्यादा होता है। अभी जो उन्होंने इस पेपर में रीजन दिया है वो ये दिया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्टिविटी है वो कंट्रोल नहीं थी,
एग्रीकल्चर की सेक्टर एक्टिविटी थी वो कंट्रोल नहीं थी। सबसे हिडन एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया कोविड-19 पर, सिर्फ कोविड-19 पर फोकस किया। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर था उस पर हमारा कोई फोकस नहीं था। इस बार भी स्टबल को जलाया गया होगा, इस बार भी किसानों ने आग लगाई होगी, इस बार भी जंगलों में आग लगी है, इस बार भी पेड़ काटे गए होंगे, लेकिन उधर ध्यान नहीं था किसी का। ठीक है, तो दो रीजन है यहाँ पे कि क्यों हुआ। पहला रीजन है कि नेचुरल फिनोमेना ये था कि पिछली बार बारिश कम हुई थी और इस बार विंटर में भी बारिश कम हुई है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? अगर इसको हम जस्टिफाई करें कि कैसे ये हुआ, तो पहला ये है नेचुरल कि रेनफॉल पिछली साल मानसून सीजन में और इस साल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसको हम विंटर रेनफॉल कहते हैं, वो कम हुआ है, पहला रीजन। दूसरा ये है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है या जो हमारी एक्टिविटी है वो सारा का सारा कोविड-19 पे था और जो एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलाइड सेक्टर उन पर नहीं ध्यान गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एलाइड सेक्टर का मतलब क्या है? हमारे रोड भी बनाए गए, नई बिल्डिंग भी बनाई गई और जो फार्मर एक्टिविटी थी वो भी सारी कंटिन्यू रही, है ना? तो जो डस्ट पार्टिकल का ग्रो कर सकते थे, जो डस्ट पार्टिकल का डेवलप कर सकते थे, वो सारी एक्टिविटी कंटिन्यू रही। तो इसलिए इस बार जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा हुआ है, इस बार पॉल्यूशन ज्यादा हुआ है क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं था इस पे, है ना? अभी भी ध्यान नहीं है, अभी भी ध्यान नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि हम अपने घर में झाड़ू या सफाई तब करते हैं जब हम रहते हैं, है ना? आप जहां भी रह रहे हो वहां के हमें नहीं पता, लेकिन दिल्ली में ऐसे कई एरिया हैं जहां महीनों से झाड़ू नहीं लगा, महीनों से। तो एकदम चीजें खंडर में कन्वर्ट हो रही है, वो खंडर में कन्वर्ट हो रही हैं, तो डस्ट है वो उसमें इंक्रीज नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी और जो अभी जो न्यूज में आ रही जितना हो सकता था मैंने आपको और बताया है हर चीज को। ठीक है, जो चीजें न्यूज में हमको जस्टिफाई जरूर कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ये न्यूज है, जैसे ये है एलजी को कोरोना हुआ है, तो ये तो खैर सबको हो रहा है, उसमें बड़ी बात तो नहीं है कुछ, है ना? अभी बात करने में भी डर लगता है। और मतगणना के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल लागू करने की मांग हुई है इंटरनेट मीडिया। हाँ, ये चीज भी एक अच्छी सी आई है। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले कि 5-6 दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने, है ना, मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ये बोला था कि आपने जो इलेक्शन हुआ है ना 5 राज्यों में, उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना? ये अभी मद्रास हाई कोर्ट ने, यस सर, है ना? तो ये जो स्टेटमेंट था मद्रास हाई कोर्ट का, तो ऐसा क्यों था, मतलब ऐसा क्यों उन्होंने बोला मद्रास हाई कोर्ट ने कि आपने ऐसा क्यों होने दिया? तो अब मद्रास हाई कोर्ट ऐसा भी नहीं है कि इतना बेवकूफ है कि वो ऐसा बेतुका क्वेश्चन करेगा इलेक्शन कमीशन से। तो ऐसा क्यों बोला, बता सकते थे आप लोग? सर क्योंकि जो चुनावी रैलियां थी और चुनाव का जो माहौल रहा उसके कारण कोरोना जो है बहुत ज्यादा संक्रमण जो है बढ़ा, जिसको रोका जा सकता था यदि इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइन टाइम पे जारी कर देते तो। नहीं तो इलेक्शन कमीशन, देखो पहली बात ध्यान रखना है आपको
कि इलेक्शन होना या ना होना, दैट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बात, ठीक है। इलेक्शन 5 तारीख से होगा, 15 से होगा, 25 से होगा, 1 से होगा, कब होगा, ये डिसाइड करना काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि कब इलेक्शन होना है, ठीक है। ये बात कंफर्म है। अगर इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नहीं कर रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया है कैबिनेट ने, तो भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, उस इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराना है, हाउ टू कंडक्ट इलेक्शन, दैट इज अ मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इलेक्शन 5 फेज में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 10 में होगा, दैट इज डिपेंड ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें ये है, तो इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये सिर्फ रोल ये रहता है कि वो इलेक्शन कितने फेज में होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने या मद्रास हाई कोर्ट ने जो पूछा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो आप लोग गलती ये मत कर देना कि उसने ये पूछा कि आपने ये क्यों करवाया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फंक्शन था ही नहीं, ये उसका राइट है ही नहीं कि वो इलेक्शन ना करवाए, ये उसका राइट में नहीं है। फिर क्यों बोला उन्होंने? एक जो वर्ड अभी निकाला इन्होंने, मालती ने बोला कि गाइडलाइन, जो इलेक्शन की जो गाइडलाइन होती है उनको फॉलो आपने क्यों नहीं करवाया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। अभी चीजें तब समझ में आएंगी जब आपको न्यूज को अच्छे से पढ़ोगे। कुछ न्यूज वास्तव में पढ़ने लायक होती है और कई बार पढ़ने लायक होती है। हमें क्या, एक बार हमने पढ़ लिया, हम समझ गए कैसे कैसे आपको बताना है, लेकिन आपको 4-5 दिन पहले की न्यूज है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हमारा काम है कि कितना खर्च होगा इलेक्शन पे। इसमें हम खड़े हैं, ठीक, एमएलए पे, तो 10,000 रुपए मान लीजिए हमें ऑर्डर किया गया है, अथॉरिटी दी कि 10,000 रुपए खर्च करोगे, हम 12 ना करें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, हम 12,000 खर्च ना करें, 10 करें, ठीक है। ध्यान दीजिए इस चीज पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है वो ये देखे हम किसी को पैसा तो नहीं बांट रहे हैं, वो ये देखे हम किसी को शराब तो नहीं बांट रहे हैं, वो ये देखे कि जितने लोग अलाउ हैं मीटिंग में जाने के लिए उससे ज्यादा तो नहीं जा रहे, उससे ज्यादा गाड़ियां तो नहीं जा रही, ठीक है, उससे ज्यादा गाड़ियां तो नहीं जा रही, इतना काम है। अब देखो मेन पॉइंट क्या था कि लोग इतने पे खड़े होंगे या इतने पे खड़े होंगे, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ये काम है लॉ एंड ऑर्डर वालों का, ये काम है कैबिनेट का, ये काम है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का, ये काम है होम मिनिस्ट्री का, ये काम है डिजास्टर मैनेजमेंट का, है ना। जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसका काम है कि रैली में लोग कितनी दूरी पे रहेंगे, रैली में लोग कितने आएंगे, रैली में लोग कैसे आएंगे, रैली होगी कि नहीं होगी। ये काम था डिजास्टर मैनेजमेंट का और होम मिनिस्ट्री का और लॉ एंड ऑर्डर का। इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं था। काम इलेक्शन कमीशन का सिर्फ उतना ही काम है जितना 5 साल पहले था, उतना ही काम है जितना 20 साल पहले था। कि कोई पैसा ना बांट रहा हो, कोई शराब ना बांट रहा हो, अगर 200 लोग अलाउ किए हैं तो 300 ना हो, अगर 10,000 रुपए अलाउ किए हैं तो 15 ना हो, ये काम था। अब तुम ट्रैक्टर से भर भर के रैली ले जा रहे हो, अब इलेक्शन कमीशन तो ट्रैक्टर आगे रोकेगा नहीं आके कि आगे मत जाइए भैया। ये किसका काम है? वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका काम है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, होम मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। आईपीएस किसके अंडर में आते हैं? होम मिनिस्ट्री में, है ना। किसके अंडर में आते हैं? होम मिनिस्ट्री में आते हैं। तो ये सारी सर लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट में आता है। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आवाज नहीं, क्या बोले समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, कौन सा? सर स्टेट लिस्ट में आता है वो
लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर आता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आता, हम ये कह रहे हैं। नहीं सर। और जब बात होती है इलेक्शन के समय में, जब आचार संहिता लागू होती है, ठीक है, तो आचार संहिता का मतलब यही होता है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो क्योंकि जब वहां है ही नहीं, गवर्नमेंट ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा होता है तो सिर्फ सीएम होता है, ना वहां पे हेल्थ मिनिस्टर होता है, ना वहां पे होम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर सारे खत्म हो जाते हैं पद, ठीक है। कोई वहां पे एमएलए एमपी नहीं होता है, फिर एमएलए नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। तो ये कभी आपसे ये एथिक्स में पूछी जा सकती हैं आपके फोर्थ पेपर में कि व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द ड्यूरिंग कोविड-19 इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन, क्या उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी। तो आपको जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आपको फंक्शन नहीं समझोगे, उन्हें क्या करना है, तब तक कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने यही बोला कि आपने क्यों गाइडलाइन जारी नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं सिर्फ, और तो कुछ नहीं होता है। उनके पास पीछे पुलिस वाला खड़ा होता है, वो भी आईपीएस होता है, या उससे पीछे वाला खड़ा होता है, ऐसा ही होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। वो 3 आदमी बेचारे क्या करेंगे, काम तो आपका था। तो सारी चीजें ये समझना है। और जब ये न्यूज आई थी तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत आदमी से क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, हाई कोर्ट ने गलत आदमी से क्वेश्चन कर दिया। तो हाई कोर्ट ने किया है तो कुछ तो बात होगी। हाई कोर्ट का कहना यही था कि यस सर। ये जो लोग भर भर के जा रहे थे गाड़ियों में, आपने क्यों नहीं मना किया। मान लीजिए हम एमएलए पे इलेक्शन, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे हैं या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को तोड़ रहे हैं, तो हमारा इलेक्शन रोक देना चाहिए तुरंत। और ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। अगर हमारे लिए 200 कैंडिडेट अलाउ हैं और 200 कैंडिडेट के अलावा परमिशन है और हम लेके जा रहे हैं 2000, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा जो कैंडिडेटशिप है उसको कैंसिल कर सकता है। तो उन्होंने कहा वो आपने क्यों नहीं किया, ये बोला था। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट ने गलत क्वेश्चन किया। हाई कोर्ट ने गलत क्वेश्चन किया, हाई कोर्ट कभी गलत क्वेश्चन नहीं करता है। हम मान लीजिए ठीक है, ट्रैक्टर को रोकना, रैली को रोकना आपकी बस की बात नहीं थी। अब जो अमित शाह जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, और कोई बड़ा नेता जा रहा है, या जेपी नड्डा साहब जा रहे हैं, तब आप चुप हो जा रहे हो। एक्शन लो ना। जैसे आपने जो बनारस का फौजी था उसके लिए आपने एक्शन लिया था, तो अमित शाह जी जब जाते हैं तो क्यों चुप हो जाते हो, तब भी आपको एक्शन लेना चाहिए इससे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके फोर्थ पेपर में आने वाले हैं। और ये फोर्थ पेपर में क्या, जो प्रीलिम्स है, जैसे प्री है, ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, है ना, 2 3 1 4, है ना, 1 4, इस तरह से 1 2 3, इस तरह से। तो बहुत सारे ऐसे होंगे विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मतलब रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन होंगे। यही तो है, मतलब जो न्यूज में है उससे रिलेटेड बेसिक आपको पूछना है, ठीक है। बताएं, यहाँ तो कोई डाउट हो? अल्ताफ बोलिए, अर्चना जी बताएं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना। जैसे इंटरनेट मीडिया पर मदद मांगने वालों पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, तो ये हाई कोर्ट ने बोला है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। और ये क्यों किया गया आपको पता है ना। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा राजा है यूपी में, तो किसी की संपत्ति जब्त करा लेता है वो, तो उन्हीं के खिलाफ बोला गया है अगर आपने ऐसा कोई भी एक्शन लिया तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ये लोग क्या कह रहे थे कि जो लोग हैं वो र्यूमर फैला रहे हैं, मतलब ये लोगों को पैनिक कर रहे हैं। कल शायद आप लोगों ने कल की शायद फेसबुक पे देखा होगा, यही दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, बुराड़ी में, बुराड़ी जो एरिया है बड़ी जंगल वाला,
तो वहां पे एक डेड बॉडी, 2 डेड बॉडी रखी थी पिछले 15 घंटे से, जहाँ मेरा एरिया वहीं पास में, यहाँ से लगभग होगा आधा किलोमीटर के आसपास एरिया है। तो वहां पे एक माँ बाप, उनकी डेथ हो चुकी थी, एक लड़का था उनका, लगभग 25-30 साल का होगा, एक बच्चा छोटा था। तो बच्चा छोटा और वो माँ बाप जीवित थे, वो बाप जीवित था, है ना। तो इसलिए और किसी ने आके उस इवेंट को फेसबुक पे लाइव कर दिया। मतलब 15 घंटे से डेड बॉडी पड़ी हुई है पेरेंट्स की उसकी, और वो मदद के लिए कह रहा है सबसे, कोई आ नहीं रहा है। तो रात में 2 बजे या पहले 8 बजे मदर की डेथ हुई, 1 बजे उसके फादर की डेथ हुई, फिर अगले शायद सुबह 10-11 बजे एक कोई लड़का फेसबुक वाला उसने लाइव किया, तब जाके वहाँ पे मतलब उनकी डेड बॉडी निकाला गया, फिर पहुंचाया गया, तो तब उसको हेल्प दी गई। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। और तो स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही थी, खासकर यूपी में, कि ये लोगों को पैनिक कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर ये करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर आप लोगों ने इसकी इस पे कार्रवाई की अगर, तो हम इसकी अपनी कोर्ट अवमानना मानेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब वो भी चीजें सही हो गई। तो मतलब कैसी भी हेल्प तो हो रही है, अब चाहे वो फेसबुक से कोई लाइव कर रहा है या यूट्यूब से लाइव कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, वो मदद तो पहुंचा रहा है कम से कम। तो ये चीजें हैं। तो कभी आपको इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला भी इंटरनेट मीडिया वाला, है ना, तो ये है। हाँ ठीक है नाजुका, ये बात तो ठीक है, अमित शाह आपको दही तोड़ते हैं। अमित शाह क्या एक्चुअली देखो, ये तो मुझे लगता है कि जो भी इलेक्शन अभी जो हुआ है वो कितना सही है कितना गलत है, ये कोई भी बता सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इसका खामियाजा भुगता लोगों ने। और वेस्ट बंगाल का हर दूसरा आदमी पॉजिटिव है। तो जो अब यही कल रविश कुमार कह रहे थे कि वो कौन सी बेशरम आंखें होंगी जो रिजल्ट को देख रही होंगी कि कौन सी सरकार बन रही है इस दौर में, कौन सी ऐसी बेशरम आंखें होंगी जो आईपीएल में छक्का पे खुश हो रहे होंगे लोग, है ना, कौन होंगे, कौन सी वो आंखें होंगी। तो इस दौर में आप जब भी फेसबुक खोलते होगे, अपना फोन उठाते होगे, तो नया चेहरा, नया फेस आपके सामने आता होगा, और नीचे RIP लिखा होता होगा। हर आधे घंटे में आपको उठाइए अपना, आपको नया दिखेगा, ठीक है। तो इस दौर में कौन वो है जो ये देख रहा है कि टीएमसी की सीटें कितनी हैं, बीजेपी की कितनी सीटें, किसकी सरकार बन रही है। तो इतनी बेशरम और इतनी बेहाई चीजें इतनी गलत हो रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए जो सब चीजें हैं। और पेपर में हमने आज एनालिसिस किया, आप भी जो ऐसी न्यूज कभी आया कीजिए, आया करे तो कम से कम हमसे पूछा जरूर करो कि ये सर कैसे न्यूज में बन सकता है, ठीक है। तो बाकी हम लोग जो हमने लिस्ट दी थी वो आप काम करते रहना, और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं प्रॉपर मंडे से, कल संडे है, कल थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आप भी और हम भी रेस्ट कर लेते हैं। तो मंडे से प्रॉपर आपका करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी जो भी क्लासेस थी वो रेगुलर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जो खुश रहता है ना, ये वही बात है ना कि जो चीजें मैं नहीं समझा खुद सा नहीं समझता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। फिर भी जितना खुश रहोगे, एक्टिव रहोगे, उतनी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए फेसबुक वगैरह कम से कम देखिए, एक्टिव रहिए, बस फैमिली वालों की खबर लेते रहिए, जहाँ भी अपने लोग हैं आपके उनसे बात करते रहिए, और अपना मस्त रहिए बस, क्योंकि खुश रहने से बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। हालांकि इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए ना आपके लिए, लेकिन फिर भी क्लास शुरू करने का सिर्फ पर्पज यही था मेरा, ठीक है। और बताएं कुछ।
बाकी जो क्लासेस आपकी हैं वो मंडे से शुरू हो जाएंगी। और लिस्टिंग में जो आपका जीएस में जो सब्जेक्ट चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे शुरू होगा। और मुझे लगता है कि 10 तारीख तक हम लोग हिस्ट्री जो हमारा चल रहा है 10 तारीख तक हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। 10 नहीं भी लगेगा, उससे पहले पूरा हो जाएगा। फिर जो हमने पॉलिटी की टॉपिक दिए हैं, जो भी आप बोलेंगे सब्जेक्ट पॉलिटी या इकोनॉमी, वो हम जीएस में शुरू कर लेंगे। ठीक है। एनवायरनमेंट फिर कब स्टार्ट करेंगे सर? इन्वायरमेंट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी कुछ मिला जुला सा ही है। अब ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इन्वायरमेंट भी शुरू कर सकते हैं। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक सॉइल वगैरह थे बचे थे, तो आपने बोला था इन्वायरमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसको रिकवर कर लेंगे। हाँ, वो तो खैर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्वायरमेंट किसी का हुआ तो नहीं है अभी आप लोगों में, जीएस वालों में? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। 3 से 4 दिन का क्लास होगा या 5 दिन का होगा हिस्ट्री वाला, वो एक बार कवर कर लेते हैं, फिर आप जो बोलोगे वो कर लेंगे। ठीक है, वो भी 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा इन्वायरमेंट भी, है ना। और टेस्ट के लिए सर, टेस्ट के लिए टेस्ट तो मैंने पेपर कल भेजा था, देखा था आपने? पेपर आपने दिए वाले भेजे, किसके भेजे हो? और मेंस के वो सर पेपर कुछ वही मैंने बोला था सर, जो आपने बोला था भेज दीजिए। नहीं, वो जो पेपर आपने भेजे हैं वो ध्येय के हैं और वो मेंस के हैं। ठीक है, आपको पेपर मेंस वाले समझ में नहीं आए, ध्येय वाले, या फिर क्या? चल, हो सकता है सर, मैं बाय मिस्टेक डाउनलोड हुआ होगा तो। हाँ नहीं कोई नहीं, जब टेस्ट का क्लास हुआ तो वहां हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तो सी सेट भी स्टार्ट करना था ना। हाँ, सी सेट भी स्टार्ट करना है। ओके। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो सी सेट में क्या है कि 2011 से लेकर 2020 तक के सिर्फ पेपर सॉल्व करना है। और सी सेट में ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको 15 दिन की मैथ की क्लास दी जाए या रीजनिंग की दी जाए, क्योंकि जो वो रीजनिंग है और जो मैथ खैर छोड़ दीजिए, जो रीजनिंग है वो एसएससी वाली नहीं है। अगर आपने 2011 से लेकर जब से सी सेट आया है अब तक के पेपर अगर कर लिए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और बाकी जगह से हम क्वेश्चन अगर उठाते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी बुक से उठाते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के नहीं है, ना वो स्टेट लेवल के हैं। क्योंकि जो मार्केट में बुक्स हैं, जो भी पहले से क्वेश्चन बने हुए हैं, वो एसएससी या बैंकिंग के। तो जो लेवल हमें मिलेगा वो उन्हीं के पेपर में मिलेगा जो अब तक पूछे गए, है ना। उसी से रिलेट करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं परसों।